बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ स्टडी विद स्किल्स। सो आज हमारा जो लेक्चर है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट टॉपिक पर है, चैप्टर पर है। क्यों मैंने सपोर्ट और मूवमेंट चैप्टर चूज़ किया है, इसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि सेकेंड ईयर जो है अभी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं ना। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसके साथ साथ आप नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहले से बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ नेशनल एमडी कैट की तैयारी करते रहेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है ना। मैंने सेकेंड ईयर को स्टार्ट करवा दिया, फर्स्ट ईयर को मैंने रोक दिया है। इसीलिए रोका है ताकि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर सकें और बाद में हम लोग फर्स्ट ईयर वाला भी पढ़ लेंगे। ठीक। सो अच्छा, मैंने होम्योस्टेसिस फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, उससे मैंने एलिमिनेटेड आउट इसलिए कर दिया है क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में वो शामिल नहीं था। इसलिए मैंने पहले सपोर्ट एंड लोकोमोशन या सपोर्ट एंड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सिंध बुक जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर पर भी वीडियोस बनाऊं कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग होम्योस्टेसिस वाला भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। अगर वो पीएमसी के सिलेबस में शामिल होता है तो मैं आपको कवर आउट ज़रूर करवा दूंगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि वो चैप्टर पढ़ा जाए तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। मेरे पास उसके भी नोट्स बने हुए हैं। So let's start today's lecture, that is from chapter support and locomotion या support and movement. ह्यूमन स्केलेटन से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट होता है बोन्स और कार्टिलेजेस से। ह्यूमन स्केलेटन में सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है इट इज़ एक्ट एज फ्रेमवर्क। जो एक्ट करता है एज अ फ्रेमवर्क, यानी कि जैसे किसी चीज़ में कोई फ्रेम होता है, इसी तरह हमारी बॉडी में स्केलेटन मौजूद है जिसकी वजह से हम एक पोस्चर में खड़े हो सकते हैं। एक हमारी कंप्लीट बॉडी का पोस्चर होता है। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन ही की वजह से हम अपनी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल अक्रॉस द जॉइंट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज होती है। इसके अलावा याद रखिएगा द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टडी ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स से पढ़ते हैं। याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो मैंने पूरा टॉपिक लिया है वो लिया है फेडरल बुक से, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं चाहती हूँ आप भी वहाँ से पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक। अगर आप ये बोन टॉपिक जो है अगर आप सिर्फ फेडरल बुक से भी पढ़ लें फॉर पीएमसी नेशनल एमडी कैट, सो इट इज़ इनफ, बहुत है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं आप पंजाब और सिंध से पढ़ें स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन कंपोज्ड ऑफ बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। ये बात याद रखिएगा कि बोन जो होता है इसके पास 4 टाइप ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसमें बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और नर्व टिश्यू आ जाता है। अब याद रखिएगा बोन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, यानी कि मैं अगर आपको बुक से दिखाऊं, टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन क्या कहलाता है? टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये आपको बोन नज़र आ रही है। ठीक है। इसका ये जो टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, ये कहलाएगा एपिफाइसिस। यहाँ देख लीजिए आप कि ये जो पार्ट्स होते हैं टर्मिनल पार्ट्स ऑफ बोन, ये एक कंप्लीट बोन है, इसका ये टर्मिनल पार्ट है और ये टर्मिनल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एपिफाइसिस। ठीक। इसके बाद ये कह रहा है मिडल पार्ट दैट इज कॉल्ड डाई एपिफाइसिस और शेफ्ट। जो मिडल पार्ट है बोन का जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिफाइसिस, जबकि जो मिडल पार्ट है बोन का ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड डाई एपिफाइसिस या फिर शेफ्ट कहेंगे इसे। ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? याद रखिएगा डाई एपिफाइसिस और शेफ्ट में कैविटी मौजूद होती है। ये एक सेंट्रल कैविटी है। ठीक है। और ये कंटेन करता है येलो बोन मैरो। डाई एपिफाइसिस कंटेन व्हाट? येलो बोन मैरो। ठीक है। अब याद रखिएगा कि बोन के पास आउटर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं और इनर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेरियोस्टियम,
जबकि जो इनर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्टियम। क्या कहलाएगा? एंडोऑस्टियम कहलाएगा। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये एक बोन है, ठीक है ना, ये एक कंप्लीट बोन है। इसका जो बाहर वाला जो एरिया होगा, इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? पेरियोस्टियम। और जो अंदर वाला हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा? यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्टियम। ठीक, अब देखिए, अब फर्दर जो एंडोऑस्टियम है इसके दो पार्ट्स हैं। पेरियोस्टियम और एंडोऑस्टियम में जो पार्ट था एंडोऑस्टियम, होप सो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। जस्ट अ मिनट। अब देखिए, जो एंडोऑस्टियम है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पेरिफेरल पार्ट है और एक है इनर स्पंजी पार्ट। ठीक, जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। ठीक, और जो इनर स्पंजी पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्पंजी बोन। सो पेरिफेरल पार्ट जो होगा वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाएगा और इनर स्पंजी पार्ट जो होगा वो स्पंजी बोन कहलाएगा। याद रखिएगा कि आपको पता है कि मसल्स जो होते हैं बोन से अटैच होते हैं। मसल बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टेंडन की वजह से अटैच होते हैं। सो आपसे सवाल आ सकता है कि वो कौन सा पार्ट होता है बोन का जो अटैच होता है विद द मसल्स? सो वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। बोन का वो पार्ट जो मसल से अटैच होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। अच्छा, सो यहाँ मैंने क्लियर आउट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है वही बात दोबारा से कि एंडोऑस्टियम कंसिस्ट ऑफ, एंडोऑस्टियम के पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है पेरिफेरल पार्ट जो कि कॉम्पैक्ट बोन होता है और एक होता है इनर स्पंजी पार्ट, इनर बोनी मास, जो कि स्पंजी बोन कहलाता है। ठीक, अब याद रखिएगा कि स्पंजी बोन जो होता है दैट इज मोस्टली एपिफाइसिस। हमने पढ़े थे बोन के दो पार्ट्स होते हैं। जो टर्मिनल पार्ट होता है वो एपिफाइसिस होता है। जो एपिफाइसिस वाला पार्ट होता है दैट इज मोस्टली स्पंजी बोन। ठीक है, वो मोस्टली क्या होगा? वो मोस्टली स्पंजी बोन होगा। देखिए, ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है ना, ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है और ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है इट इज मोस्टली व्हाट? स्पंजी बोन। अच्छा, याद रखिएगा जो स्पंजी बोन पार्ट होता है, ठीक है, एंडोऑस्टियम के दो पार्ट थे, एक था कॉम्पैक्ट बोन, एक था स्पंजी बोन। स्पंजी बोन कहाँ पाया जाएगा? एपिफाइसिस में। कॉम्पैक्ट बोन बाहर की तरफ मौजूद होगा जिसके साथ मसल अटैच होगा। यही मैंने अभी आपको बताया। अब जो स्पंजी बोन है जो कि एपिफाइसिस में मौजूद होता है उसके पास रेड बोन मैरो मौजूद होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो स्पंजी बोन के स्पेसिस में मौजूद होगा। अच्छा, बोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? सो याद रखिएगा, बोन्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल। बोन्स 3 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और याद रखिएगा ये तीनों टाइप ऑफ सेल जो होते हैं ये ड्राइव्ड होते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल से। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ वो 3 टाइप ऑफ सेल कौन से होते हैं, सो उसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट आ जाते हैं। ये तीनों सेल ड्राइव्ड होते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल से। ठीक है, अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स कहलाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं अनमिनरलाइज्ड सब्सटेंसेस को। ठीक, अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल ऑस्टियोसाइट सेल में कब कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर जब मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? बोन में एक फ्लड मौजूद होता है जो प्रोटीनियस फ्लड होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को सराउंड कर लेता है सो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स में। ठीक, अब ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? सो याद रखिएगा कि ऑस्टियोसाइट का फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन टिश्यू। ये हमारी बोन्स जो हेल्दी रहती हैं वो किन सेल्स की वजह से रहती हैं? ऑस्टियोसाइट सेल्स की वजह से रहती हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी सिक्रीट करते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करते हैं किन पर? बोन मिनरल कंटेंट्स पर, यानी कि हमारी बोन में जो भी मिनरल कंटेंट होता है उन पर जो इन्फ्लुएंस होता है, जो सब देख रहा होता है, जो मेंटेनेंस कर रहा होता है बोन मिनरल कॉन्टैक्ट का, वो भी कौन सी सेल्स हैं? बोन सेल्स हैं। दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। ओके, अच्छा, ऑस्टियोसाइट्स इसके अलावा क्या करते हैं? सो याद रखिएगा, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो रेगुलेशन करते हैं कैल्शियम की
फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड। सो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेशन करते हैं कैल्शियम की बोन से ब्लड की तरफ, यानी कैल्शियम की रेगुलेशन करेंगे, बोन से कैल्शियम को निकालेंगे और ब्लड में डालेंगे कैल्शियम को ना। सो ये जो रेगुलेशन होता है वो ऑस्टियोसाइट्स का काम है, कैल्शियम की रेगुलेशन। जबकि अगर मैं थर्ड टाइप ऑफ सेल की बात करूं, सबसे पहले बात की हमने ऑस्टियोब्लास्ट की, फिर बात की ऑस्टियोसाइट्स की, अब हम बात करें ऑस्टियोक्लास्ट की। सो याद रखिएगा, इन्हें बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स भी कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, सो ये परफॉर्म करते हैं बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि ये बोन को तोड़ते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अच्छा, सो ये तोड़ के करते क्या हैं, क्यों ये सेल्स बोन को तोड़ देते हैं। सो ये इसलिए बोन्स को तोड़ते हैं ताकि कैल्शियम और फॉस्फेट्स बोन से निकलें और ब्लड में आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है, हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी और हमारे बोन्स में कैल्शियम मौजूद है, सो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, कैल्शियम को बोन से निकालेंगे, बोन को तोड़ेंगे, उसमें से कैल्शियम को निकालेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को निकालेंगे और हमारे ब्लड में दे देंगे। जबकि ऑस्टियोसाइट्स का काम था रेगुलेशन करना कैल्शियम की, लेकिन जो बोन रिजॉर्प्शन का काम है, यानी कैल्शियम को निकाल के ब्लड में लेके आने का, दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अच्छा, याद रखिएगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की वजह से ही हमारी बोन्स जो होती हैं वो ग्रोथ करती हैं और रिपेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी चोट लगी हो, कोई बोन डैमेज वगैरह हुई हो, तो बोन दोबारा से बन जाती हैं। क्यों बनती हैं? बिकॉज ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सिंध बुक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो जो सेल्स ऑफ बोन्स होते हैं, जो सेल्स ऑफ बोन्स हैं, देखें दो बातें होती हैं। एक होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो बोन को बनाते हैं, वो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन सेल्स ऑफ बोन्स, जो बोन के सेल हैं, दीज आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, ये सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, जो कंटेन करता है कोलेजन फाइबर्स। बोन्स में मैंने बताया आपको एक प्रोटीनियस सब्सटेंस मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। और उस मैट्रिक्स में, उस प्रोटीनियस सब्सटेंस में क्या मौजूद होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। अच्छा, याद रखिएगा कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो हार्डन होती हैं, सख्त होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन, क्योंकि उन पर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है और ये प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो बोन्स मौजूद होते हैं उस पर कैल्शियम फॉस्फेट उसी वक्त डिपॉजिट हो सकता है जब हमारी बॉडी में विटामिन डी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो बॉडी में जितने भी कैल्शियम हो वो बोन में डिपॉजिट नहीं होगी और हमारी बोन्स जो हैं वो सख्त नहीं होंगी, वो हार्डन नहीं होंगी। सो बोन्स अगर अच्छी होनी चाहिए, अच्छी रखना चाहते हैं, तो कैल्शियम अगर बॉडी में है तो इसके साथ आपको विटामिन डी भी लेना ज़रूरी है, ठीक। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेजेस, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी थक जाएंगे सुनते सुनते। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस जाते जाते वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।